ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सब लोग सी के लिए हैं? ग्रेट। क्या कर रहे हैं आप लोग एकेडमिक्स में? बी, बीटेक और ब्रांच? गुड। चलिए, अब मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाना या सी पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले सबसे कॉमन डाउट, सबसे कॉमन क्वेरी जो एक बिगनर के दिमाग में होती है उसे मैं सॉर्ट आउट कर दूं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आप में से बहुतों ने ये क्वेश्चन काउंटर पे पूछा था कि हम लोगों को सी पढ़ने के लिए कंप्यूटर्स की कितनी नॉलेज की जरूरत है। तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कंप्यूटर की इतनी नॉलेज की जरूरत है कि आपके सामने अगर कंप्यूटर और टीवी रख दिया जाए तो आप ये पहचान लिए कंप्यूटर और ये टीवी है। इतना आता है? तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा आपने अपने लाइफ में प्रोग्रामिंग 0% सीखी है। आपने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है। बट हाँ, आप कंप्यूटर लिटरेट जरूर हैं। कंप्यूटर से बहुत अच्छे से आपकी फैमिलैरिटी है। फेसबुक, व्हाट्सएप रोज चलता है बढ़िया तरीके से। बस प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती है, वो एक चीज आपसे मिसिंग है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल कोर लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानूंगा कि आपको पहले से कुछ आता होगा। तो मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो क्लिक ना करे, तुरंत बेहिचक पूछिएगा। और कुछ भी हो जाए शुरू के 10 लेक्चर्स प्लीज मिस मत कीजिएगा। बैकअप की फैसिलिटी है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, सब है। लेकिन क्लास की बात अलग होती है, क्लास की बात क्लास की ही बात होती है। बाकी बैकअप वीडियो लेक्चर से भी आप चीजें सीख जाओगे। बट मेक श्योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं शुरू के 10 लेक्चर, वो आपके क्लियर हो गए, सी की लाइफ आपकी बहुत स्मूथ जाएगी। उसमें आप मिस कर गए क्लासेस तो दिक्कत जाएगी फिर बैकअप वगैरह करने में, है ना। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। अब इससे पहले कि हम सी के बारे में बातचीत करें, एक छोटे से क्वेश्चन से लेक्चर में शुरू कर रहा हूं। आपको आंसर आता हो बहुत बढ़िया, नहीं आता हो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये बताइए, व्हाई शुड वी लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों सीखें? क्या फायदा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का? अच्छा चलिए, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कीजिए। सिर्फ ट्रू फॉल्स करना है आपको इसे। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। हाँ के ना? यस। आपने जिंदगी में जब भी पहली बार स्कूल में, कॉलेज में, जब भी पहली बार कंप्यूटर सीखा होगा तो सिखाने वाले ने आपको ये जरूर बताया होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो सोचिए, अगर एक इंसान को कंप्यूटर से बात करनी है तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो जीरो और वन में बात कर पाए। कंप्यूटर के लिए यह संभव नहीं है कि वो आपसे हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए। तो मेरी कही गई बात को कंप्यूटर तक, कंप्यूटर के फॉर्म में ले जाना और वहां से जो रिस्पॉन्स आए उसे मेरे फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, दैट इज अ होल सोल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जीवन में कभी भी ये सवाल आप सुनो, इंटरव्यू में जरूर सुनोगे आप, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप एक शब्द में आंसर देंगे, सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक ट्रांसलेटर्स। सामने वाला बंदा बोलेगा व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसलेशन? आप बोलोगे जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आती, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो इंसानों के समझ में नहीं आती। तो कोई तो मीडिएटर होना चाहिए ना, जो इंसानी भाषा को बाइनरी में और बाइनरी में आने वाले रिस्पॉन्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करे। वो कोई, वो मीडिएटर, वो इनके बीच का इंटरमीडिएट कंपोनेंट दुनिया की होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में आज 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। देयर आर मोर देन 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन दिस अर्थ टुडे। बट इन 800 लैंग्वेजेस में आज आप जिस लैंग्वेज को ज्वाइन करने आए हैं, जिसका कोर्स आप सीखने आए हैं, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि इस लैंग्वेज की, इन 800 लैंग्वेजेस में क्या पोजीशन है और इस लैंग्वेज को सीखना आपको मार्केट में एंटर करने के लिए क्यों जरूरी है। आज मैं आपको सी नहीं पढ़ाऊंगा, सी में आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर से। आज मैं आपको यह सिखा के भेजूंगा कि किसी के कहने के कारण आपको सी नहीं पढ़नी चाहिए। सब पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सी नहीं पढ़नी चाहिए। आपको सी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि सी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सी का अपना एक रुतबा है। आप अभी देखिएगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको सी के इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगेगा। और हर प्रोग्रामर को अपने लाइफ में अगर पहली बार प्रोग्रामिंग सीखनी है, आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, तो शुरुआत उसको करनी चाहिए विद सी लैंग्वेज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धीरे धीरे डिस्कशन आगे बढ़ेगा, आपके समझ में अपने आप आता जाएगा। बाय द वे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन 800 लैंग्वेजेस में इस लैंग्वेज की रैंक क्या है? इन 800 लैंग्वेजेस में लैंग्वेज कौन से नंबर पे, कौन सी पोजीशन पे आती है? ये लैंग्वेज आज दुनिया में नंबर 2 लैंग्वेज है। 800 लैंग्वेजेस में
इसकी रैंक नंबर 2 है। रैंक नंबर 1 आज जावा की है, रैंक नंबर 2 पे आज सी लैंग्वेज आती है। वो भी 2 साल पहले ये रैंक नंबर 2 पे आई है। 2 साल पहले तक यानी 2016 तक ये लैंग्वेज नंबर 1 लैंग्वेज थी इन पूरी 800 लैंग्वेजेस के बीच में। तो ऑब्वियस ही बात है, ये बात समझनी चाहिए अपन लोगों को कि इससे पहले कि हम सी में सीधे बैठकर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, पता तो हो इस लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है, ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है, और क्यों इन 800 लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेज कभी टॉप 5 पोजीशन से बाहर नहीं हुई। या तो ये नंबर 1 पे रही है या ज्यादा से ज्यादा ये नंबर 3 तक पहुंची है। करंटली 2018 में, जनवरी 2018 की आपको रेटिंग बता रहा हूं, ये लैंग्वेज नंबर 2 लैंग्वेज है। ठीक है, अब लाइफ में आप ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे। जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन करें, पढ़ाने वाले से 2 सवालों के जवाब जरूर मांगिएगा। सवाल नंबर 1, लैंग्वेज का यही पर्टिकुलर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे अधिकतर केसेस में सवाल पूछा जाएगा, जावा का नाम जावा कैसे रखा गया, सी प्लस प्लस के नाम का रीजन समझाओ, सी को सी क्यों कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके लैंग्वेज के नाम का रीजन और थोड़ा बहुत आपके लैंग्वेज की हिस्ट्री। उसके अलावा जिस बात पे मैं आज ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, मार्केट में कितनी लैंग्वेजेस हैं आज? 800 लैंग्वेजेस हैं। इस लैंग्वेज में ऐसा क्या है कि ये लैंग्वेज आज नंबर 2 पोजीशन पे है, और आप अपने प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत इसी लैंग्वेज से क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप जावा सीखने आए? क्यों नहीं आपने डॉटनेट से शुरू करा? क्यों नहीं आप पीएचपी से स्टार्ट कर रहे हैं? वाई यू आर स्टार्टिंग योर प्रोग्रामिंग करियर विद द लैंग्वेज कॉल्ड एज सी लैंग्वेज? आज हम इन दो चीजों पे अच्छे से खुल के बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सी लैंग्वेज का नाम सी कैसे पड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1970 के जमाने की। उस जमाने में एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसको लोग बुलाते थे बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म हुआ करता था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 70s के एरा में लोग बीसीपीएल को शॉर्ट में नाम दिया करते थे बी लैंग्वेज। जैसे आप लोग आज फेसबुक को क्या बुलाते हैं? एफबी, शाहरुख खान को एसआरके। बिल्कुल ऐसे बीसीपीएल को उस जमाने में बुलाया जाता था बी लैंग्वेज। अब दो लोगों ने ऐसा सोचा कि यार इस बी नाम की लैंग्वेज को कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, इसमें कुछ कुछ नए फीचर्स जोड़े जाने चाहिए। तो इन दो लोगों ने इस बी नाम की लैंग्वेज को मॉडिफाई करना स्टार्ट करा, इसमें नई नई चीजें ऐड करना स्टार्ट करा। और जब एक नई लैंग्वेज बनकर इनके सामने आई, तो इनको एकदम से स्ट्राइक नहीं करा कि नई लैंग्वेज का नाम क्या दें। तो इनका ध्यान इंग्लिश के अल्फाबेट्स की तरफ गया, और वहां इन्हें नजर आया बी लेटर के बाद अगला लेटर आता है सी लेटर। ऑब्वियस सी बात है, इनकी लैंग्वेज बी लैंग्वेज को इनहेरिट करके डिजाइन की गई लैंग्वेज थी। बस इस बात को इन्होंने दिमाग में रख लिया और इन्होंने अपनी नई लैंग्वेज का नाम रख दिया सी लैंग्वेज। यानी आज के लेक्चर के सबसे सिंपल सवाल का सबसे सिंपल जवाब, सी लैंग्वेज का नाम सी क्यों पड़ा? जवाब, सी की जो पेरेंट लैंग्वेज है उसका नाम बी था। सी बी नाम की लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन थी, इसलिए इस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी लैंग्वेज। अब आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में अगर अवेयर हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आपके आना चाहिए। क्वेश्चन आपके ये आना चाहिए कि सर अगर ऐसा है तो फिर हमको पता है सी के बाद जो अगली लैंग्वेज बनी वो सी प्लस प्लस बनी। इस हिसाब से तो फिर उस लैंग्वेज का नाम डी लैंग्वेज होना चाहिए था, उसका नाम फिर डी क्यों नहीं पड़ा? इसके पीछे के 2 पॉइंट सुन लीजिएगा। नंबर 1, डी नाम की लैंग्वेज दुनिया में ऑलरेडी है। देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज नेम इज डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट सी डबल प्लस को डी क्यों नहीं रखा गया नाम? सी डबल प्लस क्यों रखा गया, ये अभी नहीं समझ पाएंगे अपन। इसको समझने के लिए आपको कम से कम सी लैंग्वेज के 15 लेक्चर्स करने पड़ेंगे अटेंड। इतना क्लोज एसोसिएशन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के बीच में है कि सी प्लस प्लस पढ़ना तो दूर, आप नाम का मीनिंग भी तभी समझ पाओगे जब आप सी प्रोग्रामिंग सीख लोगे बेसिक्स। तो 15 दिन वेट करिए, आने दीजिए वो टॉपिक। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा क्यों अपन सी डबल प्लस को सी डबल प्लस बुलाते हैं, क्यों उसका नाम लोगों ने डी रखना नहीं पसंद करा। अभी तो आप सी पढ़ रहे हैं तो सी पे फोकस करिए। सी लैंग्वेज का नाम सी इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पेरेंट लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज था। ये बी नाम की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बनाई गई थी, सो द न्यू लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज सी लैंग्वेज। अब सुनिए थोड़ी सी हिस्ट्री। जैसा कि हर प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो लैंग्वेज पढ़ के आ रहा है उस लैंग्वेज के बारे में कुछ चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन, सी लैंग्वेज दुनिया में कब आई? सी लैंग्वेज दुनिया में 1972 ईयर में आई। 1972 वो साल था
जब दुनिया में सी लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन करा गया था लॉन्च। सी किसने बनाई, सी बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? सी बनाने का क्रेडिट वैसे तो एक अकेले इंसान को दिया जाता है, जिसका नाम है मिस्टर डेनिस रिची। लेकिन मिस्टर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डिजाइन करते वक्त कई बार अपने फ्रेंड के साथ कंसल्ट करा था, कई बार अपने एक दोस्त के साथ इन्होंने डिस्कस करके जहां जहां ये उलझे थे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला था। तो मिस्टर रिची अपनी तरफ से अपने फ्रेंड को भी सी का क्रेडिट देते हैं, और इनके उस दोस्त का नाम, जिनके साथ बैठकर इन्होंने सी लैंग्वेज को डिजाइन करा, उस इंसान का नाम है मिस्टर ब्रायन कर्निगन। तो आप कई जगह सुनेंगे सी लैंग्वेज दो लोगों का मिला जुला एफर्ट है। हालांकि इसमें ज्यादा एफर्ट, या यूं कह लीजिए फादर ऑफ सी कहलाने का जो क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है मिस्टर डेनिस रिची को। अब ये दोनों बंदे जब सी लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करते थे, दे वर प्रोग्रामर्स। तो ऑब्वियस ही बात है उस कंपनी को भी क्रेडिट मिलेगा जिसमें काम कर रहे थे सी बनाने का। उस कंपनी का नाम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बार आप इस कंपनी का नाम सुनेंगे। द नेम ऑफ द कंपनी इज एटी। और आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, ये कंपनी अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में जानी जाती है। इसका वही बिजनेस है अमेरिका में जो इंडिया में आज बीएसएनएल का है, जो इंडिया में आज जियो का है, जो इंडिया में आज एयरटेल का है। ये सब कौन है? एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल, व्हाट आर दे? दे आर कंपनीज वर्किंग इन टेलीकॉम सेक्टर। एटीएनटी अमेरिका की कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, और दुनिया की कई पॉपुलर लैंग्वेजेस इसके लोगों ने बनाई है। दो आप भी पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में, वन इज सी लैंग्वेज, अदर वन इज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। दोनों ही लैंग्वेजेस इस कंपनी में डेवलप की गई थी, और वो ऑफिस जहां बैठकर सी को मिस्टर रिची ने डिजाइन करा था, जिसे हम सी की बर्थ प्लेस बुलाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर ऑफिस का नाम है बेल लैब्स, विच इज सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे ज्यादा हिस्ट्री आपसे सी प्रोग्रामिंग की कोई नहीं पूछने वाला। बस इतनी बातें याद रखिएगा, 72 लैंग्वेज के लॉन्च होने का साल है। लैंग्वेज के बनाने का क्रेडिट मिस्टर रिची को दिया जाता है। मिस्टर रिची के साथ जिन्होंने इनको सपोर्ट करा, उनको भी जाता है क्रेडिट मिस्टर ब्रायन कर्निगन। एटीएनटी वो कंपनी है जहां लैंग्वेज बनी, और बेल लैब्स वो जगह है जहां इस का डिजाइन, रूपरेखा तैयार करी गई बाय मिस्टर डेनिस रिची एंड मिस्टर ब्रायन कर्निगन। चलिए, ये तो हो गई बात सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की, सी लैंग्वेज के नाम के पीछे रीजन की। अब आते हैं आज के लेक्चर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है, सी मार्केट में इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सी कब बनी है? वेरी गुड। आज क्या चल रहा है? 2018। कितने साल बीत गए? 1972 से लेकर 2018 तक कितने साल बीत गए? 46 इयर्स। 46 इयर्स पुरानी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं आज। इतनी उम्र ना मेरी है ना आपकी है, हम दोनों से पुरानी ये लैंग्वेज है। बट सोच कर देखिए, 46 इयर्स से मार्केट में रहने के बावजूद इस लैंग्वेज को इसकी जगह से कोई हटा नहीं पाया। इस लैंग्वेज का दुनिया में कभी कोई रिप्लेसमेंट आ नहीं पाया। जावा, पीएचपी सब इसकी बहुत जूनियर्स हैं, सब 22-22 साल पुरानी लैंग्वेजेस हैं। बट दिस लैंग्वेज इज 46 इयर्स ओल्ड लैंग्वेज। इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी इतना क्रेज। मैंने भी जिंदगी में प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो सी से करी थी 90s के एरा में। आपने प्रोग्रामिंग शुरू करी है तो आप सी से कर रहे हैं। सो व्हाई इज इट सो कि हर इंसान को अगर कोई गाइड करता है तो नॉर्मली यही गाइडेंस मिलती है कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हो तो करो विद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सुनिए, जो किताबों में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, व्हाई सी इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों हमें सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। चलिए, सी की स्ट्रेंथ समझाने से पहले एक बहुत बेसिक सा सवाल कंप्यूटर्स का आपसे मैं पूछता हूं। सवाल क्या, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने अपने लाइफ में जब भी कंप्यूटर के बारे में थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने जरूर सुना होगा कंप्यूटर के ब्रॉडली दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज हार्डवेयर, अदर वन इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। सुना है नहीं सुना है? सुना है, वेरी गुड। क्या आप मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं फटाफट? हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े हुए पेरिफेरल्स हैं, डिवाइसेस हैं जिन्हें आप टच करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। बट आप सबको पता होगा हार्डवेयर किसी मतलब का नहीं है जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस ना मिले, और उसे इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं सॉफ्टवेयर। यानी मैं अपने बॉडी से कंपेयर करूं तो मेरे बॉडी का हर पार्ट हार्डवेयर। मेरे बॉडी में दौड़ने वाला ब्लड जो मुझे एनर्जी देता है
इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि आप प्रोग्रामर बनने की राह पर हैं, तो हार्डवेयर को छोड़कर अपन एक्सप्लोर करते हैं द ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर। अब प्लीज बहुत ध्यान से मेरा अगला 10 मिनट का डिस्कशन सुनिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सी के फर्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। जब हम सी का फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, और वो कॉन्सेप्ट सीधे इस डिस्कशन से कनेक्टेड होगा जो मैं आपको 10 मिनट के लिए सुनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले बताइए सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होते हैं। जैसे एक बुक इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन, एवरी लेसन इज अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। सिमिलरली अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एवरी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है बताओ दुनिया में कितनी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कितनी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो याद रखिएगा अगर मैं गिनने बैठूं तो अरबों खरबों ना मालूम कितने सॉफ्टवेयर दुनिया में बनते हैं। बट याद रखिएगा जितने भी सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में बनते हैं, उन्हें हमेशा दो लॉजिकल सेक्शंस में तोड़ा जा सकता है। हर सॉफ्टवेयर जो आपने अपनी लाइफ में यूज करा होगा, हर सॉफ्टवेयर जो आप आगे चलकर अपनी लाइफ में डिजाइन करेंगे, वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पूछिए इंजन्स कितनी तरह के होते हैं, तो बताएगा हमको थ्योरी में सिखाया गया है इंजन्स दो तरह के होते हैं, एक 2 स्ट्रोक और एक 4 स्ट्रोक। ऐसे ही एक कंप्यूटर इंजीनियर से पूछिए सॉफ्टवेयर दुनिया में कितनी तरह के होते हैं, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर दुनिया में ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। एक को अपन लोग कंप्यूटर्स की दुनिया में बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को अपन लोग कंप्यूटर्स की दुनिया में बुलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड आई एम डैम श्योर आपने दोनों को सुना होगा, भले ही ये नाम आपके कानों में आज पहली बार पड़ रहा हो, बट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपने इन दोनों तरह के सॉफ्टवेयर्स को अपने लाइफ में यूज होते हुए देखा है। चलिए सबसे पहले समझाता हूं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में उन सॉफ्टवेयर्स को बुलाया जाता है जिनकी मौजूदगी के बगैर आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को या इवन अपने मोबाइल फोन को ऑन तक नहीं कर सकते। यानी आपके कंप्यूटर के ऑन होने से उसके ऑफ होने तक जो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं अभी 2 मिनट में आपको इसका उदाहरण देता हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऑन दी अदर हैंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि उनके बिना हम अपना कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डालें तो हमारे मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को हम एनहांस कर लेते हैं, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं अगर इन सॉफ्टवेयर्स को हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में करें इंस्टॉल। अब कुछ एग्जांपल्स मेरी बात को समझाने के लिए। मुझे बताइए अगर आज मैं एक मोबाइल फोन परचेस करता हूं, ओके, उस मोबाइल फोन के ऑन होने के लिए उसमें व्हाट्सएप का होना जरूरी है? नहीं ना। सो व्हाट्सएप इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप के बगैर मैं मोबाइल ऑपरेट कर लूंगा, बट हां अगर व्हाट्सएप होगा तो मैं मोबाइल से चैटिंग भी कर पाऊंगा। तो चैट करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम मोबाइल का नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप अपने आप में आ गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आज अगर मैं एक कंप्यूटर परचेस करता हूं तो उस कंप्यूटर के ऑन होने के लिए उसमें एंटीवायरस का होना जरूरी है। बगैर एंटीवायरस के कंप्यूटर ऑन नहीं होगा? हो जाएगा। एंटीवायरस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आज मैं एक कंप्यूटर परचेस करता हूं या एक मोबाइल फोन परचेस करता हूं, तो उसमें या तो फिर एंड्रॉइड, या तो फिर विंडोज, या तो फिर यूनिक्स, या फिर लिनक्स, या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश में बुलाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसे प्रोग्रामिंग की अंग्रेजी में बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा जो 10 लेक्चर मैंने आपसे बोला है मिस नहीं करने को, इसका एक दूसरा बड़ा कारण यह है कि आप इन 10 लेक्चरों में थोड़ी डिफरेंट टाइप की इंग्लिश सीखेंगे। जिन चीजों को आप इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड से जानते हैं, प्रोग्रामिंग में उनके कुछ टेक्निकल नाम भी होते हैं। शायद आपको आज पहली बार पता चला होगा जिसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपनी भाषा में बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बुलाया जाता है जिनकी प्रेजेंस के बिना आपके कंप्यूटर को आप ऑन तक नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि उनके बिना कंप्यूटर ऑन ना हो पाए, बट हां अगर वो होंगे तो आप अपने कंप्यूटर से एडिशनल काम, एडिशनल एक्टिविटीज करवा पाएंगे। अब आएगा अगला सवाल आपके दिमाग में,
सर हम लोग सी पढ़ रहे हैं, आप सी पढ़ते वक्त हमें क्यों बता रहे हो सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? तो गौर से सुनिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। एक बार फिर बताइए, सी कब बनी थी? 1972 में। 1972 से पहले जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग सीखने की इच्छा रखता था, आपके जैसा कोई न्यू कमर अगर प्रोग्रामिंग सीखने आता था, तो ऐसे क्लासेस कंडक्ट नहीं होती थी जैसे मैं आपके सामने कंडक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए 1970 में मैं भी जिंदा होता, आप भी जिंदा होते, और आप मेरे पास प्रोग्रामिंग सीखने आते। मैं आपसे पहला सवाल पूछता, क्यों सीखनी है प्रोग्रामिंग? क्या करना चाहते हो प्रोग्रामिंग सीखकर? मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बोलता, सर मैं प्रोग्रामिंग इसलिए सीखना चाहता हूं कि मैं भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन कर पाऊं, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग से, तो आप मेरे को ऐसी प्रोग्रामिंग सिखाओ कि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाऊं। अगर ये इच्छा आपने 1970 में जतलाई होती, तो गौर कीजिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो 800 मैंने आपको बताई, उनमें सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको सिखाई जाती। अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो आपने इसका नाम कभी ना कभी अपने कोर्स के दौरान सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग है असेंबली लैंग्वेज। ये लैंग्वेज दुनिया की सबसे डिफिकल्ट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। हम प्रोग्रामर्स तो मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि एक गांव के बंदे के लिए अंग्रेजी बोलना आसान होगा, वो इंग्लिश फिर भी आराम से बोल लेगा, लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए असेंबली सीखना उससे भी मुश्किल माना गया है, क्योंकि इसको सीखने का तरीका इतना डिफिकल्ट है कि अच्छे अच्छे लोग इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाते हैं। बट चलिए, आपने दिन रात मेहनत करके खूब एफर्ट्स डालकर इस लैंग्वेज को सीख लिया और आप एक अच्छे बेहतरीन प्रोग्रामर बन गए। बट जब आप कंपनी में गए, आपकी कंपनी ने आपका प्रोजेक्ट चेंज कर दिया और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह आपकी कंपनी ने कोई गेम डेवलप करने को दिया। अनफॉर्चुनेटली आपकी असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज उस जमाने में गेम डेवलप करने के काम में नहीं आ सकती थी। तो पता है फिर लोग क्या करते थे? फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे और उस जमाने की एक लैंग्वेज सीखा करते थे। शायद आपने कभी इसका नाम सुना हो। लैंग्वेज का नाम हुआ करता था पास्कल। या आपके कॉलेज के अंदर जो फी मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मान लीजिए मुझे वो फी मैनेजमेंट सिस्टम उस जमाने में बनाना होता था, तो एक लैंग्वेज लोग सीखा करते थे जिस लैंग्वेज का नाम रखा गया था कोबोल। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, 1970 के एरा में हर नए तरीके के प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामर बेचारे को सीखनी पड़ती थी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको विश्वास नहीं होगा, आप इंजीनियर्स हैं, आपको इस बात को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि 70s के एरा में अगर किसी बंदे को मैथ्स का प्रोग्राम लिखना पड़ता था, मैथ्स के किसी भी एक टॉपिक का नाम लीजिए जो आपने 12th में पढ़ा हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर इसका मुझे कोड बनाना पड़ता था 70s के एरा में, तो मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए एक लैंग्वेज सिखाई जाती थी जिस लैंग्वेज का नाम रखा गया था फोरट्रैन। फुल फॉर्म हुआ करता था इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाती है। ये लैंग्वेज 1957 में लॉन्च हुई थी और इस लैंग्वेज ने दुनिया में पहली बार प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी। तो ये लैंग्वेज सीखते थे लोग मैथ्स के लिए, ये लैंग्वेज सीखते थे लोग बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, ये लैंग्वेज सीखते थे लोग गेम्स बनाने के लिए, ये लैंग्वेज सीखते थे लोग ओएस बनाने के लिए। सोचिए, हर डिफरेंट तरीके के काम के लिए बेचारा प्रोग्रामर एक नई लैंग्वेज सीखा करता था। तो मिस्टर रिची और मिस्टर ब्रायन कर्नेगन के दिमाग में एक बात आई कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रोग्रामर नौकरी कब करेगा? वो आधे से ज्यादा समय तो इंस्टीट्यूट में बैठा रहेगा, कोचिंग करता रहेगा। तो इन दो लोगों के दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना एक सिंगल लैंग्वेज ऐसी बना दी जाए जिसमें इतनी पावर हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि उसको सीखने के बाद जिसका दिमाग जिस डायरेक्शन में चले वो वैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाए। यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जिसको सीखने के बाद लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना पाए, जिसको सीखने के बाद लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना पाए। और इस सेंट्रल आइडिया को दिमाग में रखते हुए इन दो लोगों ने डिजाइन करी सी लैंग्वेज। तो जो मैंने 10 मिनट का आपको भाषण दिया, लेक्चर दिया, इसका निचोड़, इसका कंक्लूजन सुनिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ क्या है, तो इतनी लंबी कहानी तो आप सुना नहीं पाओगे और सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। आप बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपना आंसर देंगे, सर सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ उसकी वर्सैटिलिटी है। बंदा पूछेगा वर्सैटिलिटी से तुम्हारा क्या मतलब है? आप बोलोगे सर वर्सैटिलिटी का मतलब होता है ऑलराउंडर लैंग्वेज। सी दुनिया में एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जिसको सीखने के बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे बताइए, दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज कौन है आज? जावा। और जावा में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बना पाते। जावा दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है।
लेकिन जावा में सिर्फ डेवलप करे जा सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप जिसे आप कई बार दिन में यूज करते हैं वो जावा में डिजाइंड है। ट्रू कॉलर जावा में डिजाइंड है। आपके एंड्रॉइड फोन में चलने वाली अधिकतर एप्स डेवलप की गई हैं यूजिंग जावा। लेकिन जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का कोड लिखा गया है वो खुद का कोड डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में कोई ओएस नहीं बना सकता, ऑल्दो जावा आज दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक ऑलराउंडर है, हरफन मौला लैंग्वेज है, जिसमें लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हैं और जिसको सीखने के बाद लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। अब सुनिए, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स जो सी में बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो सी में बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। ठीक है, अब मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आप सभी लोग विंडोज जानते हैं क्या है? जानते क्या है? आप यूज करते होंगे, करेक्ट? आपके मशीन, आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, और अगर आपने यूज ना करा हो तो कम से कम नाम तो इसका भी सुना होगा, विच इज कॉल्ड यूनिक्स। कौन है ये दोनों? ये दोनों आपके आज के लेक्चर के पहले मैं पूछता तो आप बोलते सर ओएस। आज लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा अपने आप को टेक्निकल कीजिए और आप मुझे बोल सकते हैं सर ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। विंडोज एक बेहद बेहद पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो? करेक्ट। इसका लाइव प्रूफ मैं देता हूं। यहां सब मान लीजिए 150 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ओके, 150 लोग यहां पर इस कमरे के अंदर है। आई कैन गारंटी इस 150 में से 140 के आसपास लोगों के पास विंडोज ही होगी। इवन मेरे पास भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इस समय स्मार्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी विंडोज के ऊपर रन हो रही है। तो आप मुझे बताइए विंडोज इतना पॉपुलर क्यों है? फ्री है क्या विंडोज? विंडोज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट मुफ्त में बांटता है विंडोज? नहीं, विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जब लैपटॉप परचेज करते हो तो आप विंडोज का पैसा पे करते हो, लाइसेंस लेते हो आप विंडोज का। तो विंडोज अगर पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज इतनी पॉपुलर क्यों है? ऐसा क्यों है हर 100 में से 90 लोगों के पास आपको विंडोज मिलेगी? विंडोज की पॉपुलैरिटी का कारण बताइए। सुना होगा आपने, विंडोज बहुत यूजर फ्रेंडली है। विंडोज बहुत यूजर फ्रेंडली है से मतलब विंडोज में काम करते वक्त अधिकतर काम आप माउस के सिंगल क्लिक या डबल क्लिक से करते हैं। बहुत कम आपको विंडोज में लिखने पड़ते हैं कमांड्स। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद विंडोज में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिससे माइक्रोसॉफ्ट आज भी स्ट्रगल कर रहा है, और वो ये है विंडोज का जो सिक्योरिटी फीचर है वो दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले सबसे कमजोर है, सबसे वीक है। आपको लगेगा सर सिक्योरिटी फीचर वीक है का मतलब? सिक्योरिटी फीचर वीक होने का मतलब है विंडोज सिस्टम के ऊपर अगर कोई अटैकर अटैक करे तो बहुत आराम से वो आपके सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाएगा और आपके सिस्टम के अंदर का डेटा चुरा लेगा, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसके 2 लाइव प्रूफ देता हूं। आप भी इस दुनिया में रहते हैं, मैं भी इस दुनिया में रहता हूं, चीजें आपको भी पता है। ध्यान से सुनिए। बताइए फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसपे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, चैट करते हैं, अपने प्रोफाइल शेयर करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर थोड़ा सा आप 10 साल पूरा पीछे जाएं और अगर आपको याद हो आज से 10 साल पहले की बात, तो जिस पॉपुलैरिटी पे आज फेसबुक है उस पॉपुलैरिटी पे आज से 10 साल पहले ऑर्कुट नाम की एक वेबसाइट हुआ करती थी। कभी नाम सुना है? नहीं सुना? कभी नाम सुना है? ऑर्कुट एक बेहद पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हुआ करती थी। और मैं आपको बता दूं, ऑर्कुट दुनिया की उस कंपनी ने बनाई थी जिसके प्रोजेक्ट्स कभी फेल नहीं होते। हर इंसान का सपना होता है आईटी में अगर है तो इस कंपनी में जॉब कभी ना कभी जरूर करे। द नेम ऑफ द कंपनी इज गूगल। गूगल ने ऑर्कुट डिजाइन करी थी और गूगल की लाइफ का यह पहला और आखिरी फेलियर था। ऑर्कुट डिजाइन करी थी गूगल ने डॉटनेट टेक्नोलॉजी पे। डॉटनेट टेक्नोलॉजी अगर आप ना जानते हो तो मैं बता दूं, विंडोज के ऊपर रन होने वाला प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल ने जब ऑर्कुट डिजाइन करी तो उसे विंडोज के ऊपर ऑर्कुट को चलाना पड़ा। ऑर्कुट पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई जैसे आप फेसबुक पे बनाते हो, लेकिन वो प्रोफाइल्स इतनी इजीली क्रैकेबल थी कि कोई भी अटैकर उनकी प्रोफाइल्स को अटैक कर लेता था, उनके फोन नंबर्स चुरा लेता था, उनको परेशान करता था, अजीब अजीब पोस्ट उनकी वॉल पे डाल देता था। गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी कुछ नहीं कर पाई और थक हार कर गूगल को ऑर्कुट को शट डाउन करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑर्कुट के अंदर सिक्योरिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो। चलो, ऑर्कुट तो 10 साल पुरानी बात है, मैं आपको कुछ फ्रेश चीज याद दिलाता हूं। लास्ट ईयर 2017 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था कंप्यूटर्स पे। अगर आपने सुना हो, अगर आपको पता हो, उस अटैक का नाम था रैंसमवेयर अटैक। वो एक सॉफ्टवेयर था जो दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स के अंदर आ गया था। सारी फाइल्स को सॉफ्टवेयर ने लॉक कर दिया था और हर बंदे से ये बोला था $300 पे करो
तो आपको पासवर्ड मिलेगा, तो आप अपनी फाइल्स यूज कर पाओगे। आपको अगर याद ना हो तो आप गूगल पे डालिएगा रैंसमवेयर अटैक। लास्ट ईयर 2017, जून 2017 के आसपास ये अटैक दुनिया में आया था, और इस अटैक से सबसे ज्यादा प्रभावित जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए थे वो हुए थे विंडोज। विंडोज के ऊपर बड़े आराम से इस अटैकर ने अटैक कर दिया था और विंडोज सिस्टम की सारी फाइलों को कर दिया था लॉक। तो विंडोज मेरे आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग होम यूजर्स हैं, हम लोग कोई बिजनेस रन नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग इंटरनेट पे अपना बिजनेस चलाते हैं उनके लिए विंडोज यूज करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे इंटरनेट पे एक पर्टिकुलर तरह के लोग रहते हैं जिनका एक ही काम होता है दूसरों को परेशान करना, उनके सिस्टम में लॉगिन करना, डेटा चुराना, डेटा को डिस्ट्रॉय करना। क्या कहलाते हैं ऐसे लोग? जो बिना सिस्टम की इजाजत लिए सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाते हैं, हैकर्स नहीं कहलाते हैं, है ना। आज से एक और अच्छी चीज सीख के जाइए, ये हैकर शब्द को छोड़ दीजिएगा। सुनिए क्यों नहीं बुलाते हैं। हैकिंग गलत नहीं है, हैकिंग गलत प्रोफेशन या गलत काम नहीं है। हैकिंग एक बहुत अच्छी चीज है। हैकर एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है जिसकी मेरे और आपसे कई गुना ज्यादा कंप्यूटर्स में नॉलेज होती है, राइट। जो गलत है वो हैकिंग नहीं है, उसे हम क्रैकिंग बुलाते हैं। या तो आप उसे क्रैकर बुलाइए, और अगर आपको लग रहा है सर क्रैकर के अलावा कोई और नाम, तो अगर आप हैकर ही बोलना चाहते हैं तो फिर पूरा नाम बोलिए। एक होता है व्हाइट हैट हैकर्स, एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं, जो आपके सिस्टम में आपसे पूछे बिना लॉग इन करेंगे, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, आपको आपके कंप्यूटर की कमी बताने के लिए। यानी हैकर वो इंसान है जो रात को 1 बजे आपके घर में घुसेगा, उठाकर बोलेगा वो खिड़की बंद कर लो नहीं तो कोई चोर आ जाएगा, कुछ चोरी हो जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो इससे बिल्कुल ऑपोजिट मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिनको लगता है जीवन में किसी को परेशान नहीं करा तो फिर क्या जिए, किसी को रुलाया नहीं तो फिर जीवन का मजा ही क्या है, ये लोग कहलाते हैं क्रैकर्स। और इनका सबसे आसान टारगेट होता है वो कंप्यूटर जिस पे इंस्टॉल्ड रहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन लोगों को अपन लोग बुलाते हैं क्रैकर्स, जो बहुत आराम से किसी भी सिस्टम में ब्रेक इन कर जाते हैं अगर उस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है विंडोज। अब यहां पर एक और डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, आपके भी आ रहा होगा, सर मैं तो इतने टाइम से विंडोज यूज कर रहा हूं, मेरे सिस्टम पे तो आज तक कोई अटैक नहीं हुआ, तो मुझे बताइए आपके पास क्या है जो ये चुरा लेगा, और आप क्या दे दोगे उसको, मुझे बताओ। दो चार पिक्चरें होंगी, फोटो होगी, दो चार आपकी कुछ पर्सनल बातें होंगी, उससे उसको क्या हो जाएगा? आप कोई करोड़पति तो हो नहीं जो आप इसको माला माल कर दोगे। ये जो क्रैकर्स होते हैं इनके टारगेट पे सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक तो ये थोड़े देशभक्त टाइप के लोग होते हैं, राइट, तो इनका मेन एम होता है सामने वाले देश को परेशान करना। जैसे पाकिस्तान के क्रैकर्स, अभी देखो 15 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त भी आ रहा है, अब 14 अगस्त को देखना इंडिया वाले उनकी साइट पे जाकर बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो 15 अगस्त को हमारी साइट को क्रैक करेंगे। तो एक तो ये थोड़ा पैट्रियोटिज्म चलता रहता है क्रैकिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी यूज करके पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं ये। दूसरा, इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है बैंक्स। कोई भी क्रैकर सबसे पहले बैंक को चुनता है अटैक करने के लिए, क्योंकि बैंक की पॉलिसी होती है बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी को नहीं दे सकता, अगर देगा तो कस्टमर बैंक पे केस कर सकता है। ये क्रैकर्स बैंक के डेटाबेस से डेटा निकालते हैं और बैंक को ये कहकर परेशान करते हैं कि अगर आपने इतना इतना पैसा पे नहीं करा तो हम सारे कस्टमर डिटेल इंटरनेट पे डाल देंगे। तो बैंक बेचारा हर तरफ से फंसता है, और इसलिए जितने बड़े बड़े बैंक हैं, एशिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? हमारा हिंदुस्तानी बैंक है एसबीआई। एसबीआई की साइट आप सब जानते होंगे, onlinesbi.com के नाम से चलती है, और onlinesbi.com विंडोज पे नहीं चलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक्स एसबीआई के ऊपर हो सकते हैं। एसबीआई की साइट बेहद प्रोटेक्टेड साइट है, और जब मैं इतनी तारीफें कर रहा हूं, विंडोज के इतने ड्रॉबैक्स बता रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है विंडोज के कंपैरिजन में बेहद सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम आज दुनिया में यूनिक्स है। और आपको बता दूं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा गया है यूजिंग सी लैंग्वेज। फेसबुक यूनिक्स के ऊपर रन होती है, डेवलप पीएचपी में करी गई है, बट रन होती है ऑन यूनिक्स। सारे बैंक्स यूनिक्स सर्वर के ऊपर रन होते हैं। गूगल का अपना पूरा प्रोडक्ट यूनिक्स पे रन होता है, बस एक आपकी आरजीपीवी है जो विंडोज पे चलती है। बता दूं मैं, आरजीपीवी .नेट पे डिजाइन की गई है, rgpv.ac.in आपकी साइट का नाम है, ठीक है। अपन को कैसे पता कि rgpv.net पे है, उसकी आपको एक तरीका बताता हूं। जो .नेट टेक्नोलॉजी की साइट्स होती हैं उनका एक्सटेंशन गौर कीजिएगा .aspx होगा। तो कभी आरजीपीवी पे आप फॉर्म भरें, पेमेंट्स करें, चेक कीजिएगा, आपको पेज का एक्सटेंशन मिलेगा .aspx। ऐसे ही फेसबुक पे कभी गौर करिएगा, एक्सटेंशन बहुत सारे पेजेस का आपको मिलेगा .php। जो जावा पे बनती हैं साइट्स, उन पे एक्सटेंशन आपको मिलेगा .jsp। तो मैक्सिमम जो साइट्स होती हैं, अगर वो विंडोज पे नहीं बनी है, चाहे वो पीएचपी पे हो, जावा पे हो, किसी पे भी हो,
वो कभी विंडोज के ऊपर नहीं चलती, वो अधिकतर चलती हैं या तो यूनिक्स पे, और अगर आप जानते हो तो यूनिक्स का एक जीयूआई वर्जन भी है जिसका नाम होता है लिनक्स, वो चलती है ऑन लिनक्स। और अगर मैं इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी तारीफें कर रहा हूं तो इसका सीधा मतलब ये है बोथ ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। तो अगर कोई बोलेगा तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बताओ सी में क्या बना है, आप बोलोगे सर सी में वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हैं जो आज इंटरनेट की बैकबोन है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स दुनिया में ना होते, आज बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इंटरनेट पे नहीं चल रही होती, वो वेबसाइट्स बंद हो चुकी होती, क्योंकि इन वेबसाइट्स को जो सिक्योरिटी चाहिए वो देने का काम इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का होता है, एंड बोथ ऑफ देम आर कोडेड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। करेक्ट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1967 में बना था। अरे लिखना बाद में, पहले बताओ इसमें क्या सरप्राइजिंग है? कुछ सरप्राइजिंग नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना। मैं एक तरफ बोल रहा हूं यूनिक्स सी में बना है, मैंने आपको कम से कम 3 बार याद दिलाया सी कब बनी, 1972 में। यूनिक्स कब बना, 1967 में। ये कैसे पॉसिबल है? सुनिए कैसे पॉसिबल, ये ऐसे पॉसिबल है कि सी लैंग्वेज के बनने से पहले ही यूनिक्स बन गया था। जब सी की नींव भी नहीं डली थी तब यूनिक्स बन के तैयार हो गया था। क्या आप बता सकते हैं किस लैंग्वेज में बना होगा? नहीं, आज के लेक्चर में जवाब छुपा है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे मेरा लेक्चर। ये बना था इन असेंबली लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा था उस जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज होती थी, एंड दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं आपकी। यूनिक्स किसने बनाया अगर कोई पूछे? यूनिक्स बनाया मिस्टर केन थॉमसन नाम के इंसान ने। ये यूनिक्स के डेवलपर हैं, और मिस्टर केन थॉमसन जब सी लैंग्वेज बनकर तैयार हुई तो इतने इंप्रेस हुए सी लैंग्वेज की पावर से कि उन्होंने 1972 में यूनिक्स को रीडिजाइन करा। 1974 1974 में यूनिक्स को उन्होंने रीलॉन्च करा, और तब से लेकर आज तक जो यूनिक्स और लिनक्स आप देख रहे हो वो दोनों के दोनों डेवलप करे गए हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो है तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपकी तो पहली लैंग्वेज है। बहुत ज्यादा टेक्निकल होऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे, तो मैंने उन ओएस का नाम चुना जिसका नाम अधिकतर लोग जानते हैं, दैट इज यूनिक्स एंड लिनक्स। दुनिया की सबसे अमीर आईटी कंपनी कौन सी है जिसके पास खूब पैसा है? एप्पल। दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईटी में जिस कंपनी के पास है, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस कंपनी का नाम है एप्पल। दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो अमेजॉन के ओनर हैं, वो सबसे रिच पर्सन है आज की तारीख में। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी एप्पल है। एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक, उनके लैपटॉप का नाम होता है मैकबुक। उनका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करा गया है मैक ओएस एक्स, वो भी डेवलप गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मैक का नाम मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि बहुत से लोग एप्पल जानते नहीं है, बट यूनिक्स लिनक्स तो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एंड दे आर डेवलप यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब आइए अगले उदाहरण पे, सी में बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का नाम। तो ये बताइए, ये आपकी लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? 90% लोगों की पहली लैंग्वेज है ये। चलो, प्रोग्रामिंग आपने कभी नहीं करी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम तो सुने होंगे, कभी कानों में कुछ नाम पढ़े होंगे, है ना? सो टेल मी, हैव यू हर्ड जावा? मेरे से पहले, मेरे बोलने से पहले भी आपने जावा नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड पीएचपी? हैव यू हर्ड पाइथन? राइट, ये सब के सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन्होंने क्या क्या झंडे गाड़े हैं आईटी में, मैं वो भी बता दूं। google.com कोडेड यूजिंग जावा, facebook.com कोडेड यूजिंग पीएचपी, दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट देखते होंगे आप रोज एक आध दो दिन में, youtube.com कोडेड यूजिंग पाइथन। अब ये बताइए, ये तीनों की तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाँ के ना? है। क्या इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है कंप्यूटर चलाने के लिए, कि इनके बिना भी कंप्यूटर चल जाएगा? चल जाएगा। तो अगर आज का लेक्चर आप समझ रहे हैं तो ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हुए, और मैं आपको बता दूं इन तीनों लैंग्वेजेस का डिजाइन डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को ही यूज करके बनाई गई है जावा 1996 में, सी को यूज करके बनाई गई है पीएचपी 1997 में, सी को यूज करके बनाई गई है पाइथन 1991 में। ये है सी की पॉपुलैरिटी की ऊंचाई आलम, कि आप जिन लैंग्वेजेस पे अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उतरेंगे कंपनीज में, आप इन लैंग्वेजेस पे काम करेंगे। बट इन लैंग्वेजेस की जो क्रिएटर लैंग्वेज है दैट इज सी लैंग्वेज। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, बताओ आपको समझ में आई? सी इज द मदर ऑफ एवरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड टुडे। समझ रहे हैं आप इस बात को? दुनिया में जितनी पॉपुलर लैंग्वेज है, 800 की 800 तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप करी गई हैं यूजिंग सी।
अब आप बताइए कंपनी क्यों चाहती है कि जब वो आपको रिक्रूट करने आए तो आपको सी आनी चाहिए? क्योंकि कंपनी ये चाहती है वो आपको ट्रेन करेगी इन पे। अगर आपको सी आती होगी तो आप इन लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकोगे, क्योंकि ये खुद डेवलप करी गई है यूजिंग सी लैंग्वेज। इसलिए आप एलएनसीटी ले लो, ओरिएंटल ले लो, कोई भी भोपाल का कॉलेज ले लो, भोपाल से बाहर के कॉलेज ले लो, कोई भी ले लो, जहां जहां ओपन कैंपस होता है या जहां जहां क्लोज कैंपस होता है, जो टेस्ट पेपर आता है कैंपस के अंदर, वो डेफिनेटली आता है सी और सी प्लस प्लस का। आपसे कभी टेस्ट में वो जावा नहीं पूछते, डॉट नेट नहीं पूछते। आता हो बहुत अच्छी बात है, बट वो बेसिक्स तो इतना मानते हैं कि आपको सी सी प्लस प्लस आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तो आपके लिए बाकी लैंग्वेजेस सीखना बेहद हो जाएगा आसान। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे बताइए, वाई, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सी लैंग्वेज? अभी एक वर्ड बोला था मैंने 15 मिनट पहले, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल लैंग्वेज प्रेजेंट इन द अर्थ टुडे। अच्छा, व्हाट इज वर्सेटाइल? A language which can be used to develop both the kinds of software. What both kinds of software? Operating systems, system software, as well as application level software. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के लेक्चर के आखिरी के 10 मिनट। टाइटल डालिए स्टेप्स रिक्वायर्ड। टाइटल डालिए। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर लें। सी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। स्टेप्स रिक्वायर्ड while developing a program. Steps required while developing a program. ठीक है, अब सुनिए, अगले लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं मैं एक तरह से, जहां मैं छोड़ूंगा वहीं से अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा, है ना? तो ये आखिरी के 10 मिनट, बी वेरी अटेंटिव। सबसे पहले तो आप टाइटल की तरफ नजर डालिए। मैंने वहां कहीं सी नहीं डलवाया है। आप बता सकते हैं क्यों नहीं डलवाया है? क्योंकि जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं, दे आर कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस। कोई इंसान जावा पढ़ रहा होगा, वो भी ये थ्योरी सीखेगा। सी प्लस प्लस पढ़ रहा होगा, वो भी ये करेगा। आप सी पढ़ रहे हो, आप भी ये करोगे। तो सुनिए ध्यान से, जब आप अपने मन में ये तय कर लेते हैं कि आपको एक कंप्यूटर यूजर से कंप्यूटर प्रोग्रामर में कन्वर्ट होना है, तो ओवरऑल आपको लेने पड़ते हैं 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के थ्रू गुजर कर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर बन जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, इन 800 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज को सीखकर, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझकर, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम डिजाइन करना। कोई भी एक लैंग्वेज सीखकर, आप कौन सी सीख रहे हैं? सी। सीख कर उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना। अब मैंने आज के लेक्चर में आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि इस 10 दिनों की खासियत है, आप इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इंग्लिश सीखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक टेक्निकल इंग्लिश सीखी। दुनिया के लिए जो ओएस है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब दूसरी टेक्निकल इंग्लिश सुनिएगा, क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल मैं बहुत करूंगा आपको पढ़ाते वक्त, और आप भी बहुत जगह इसको किताबों में यूज होता हुआ पाएंगे। जिसे आप प्रोग्राम बुलाते हैं, याद रखिएगा उसे कंप्यूटर वर्ल्ड में हम लोग प्रोग्राम कम और उससे ज्यादा नाम सोर्स कोड देते हैं। यानी जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, आप नॉर्मली बोलते हैं मैंने लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया। हम टेक्निकली बोलते हैं आपने लैंग्वेज में सोर्स कोड डिजाइन करा। तो जो एक इंसान डेवलप करता है, लिखता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स कोड। इसको मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। मैं एक सवाल दो तरह से पूछूंगा आपसे, एक उस सवाल का नॉन टेक्निकल वर्जन, एक उस सवाल का टेक्निकल वर्जन। फेसबुक किसने बनाई? गुड, वेरी गुड आंसर, मार्क जकरबर्ग। ये नॉन टेक्निकल सवाल था। अब इसका टेक्निकल सवाल सुनिए, फेसबुक का सोर्स कोड किसने लिखा? आंसर इज सेम, मार्क जकरबर्ग। तो जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, साइट बनाना कहते हैं, उसे हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं राइटिंग द सोर्स कोड। चलो अब अगले सवाल का जवाब दो। आपके कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। सीपीयू को सी आती है? नहीं आती है, बिल्कुल सही। सीपीयू को जावा आती है? नहीं आती। डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन कुछ नहीं आता। उसे सिर्फ एक भाषा आती है, द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, विच इज कॉल्ड एज द बाइनरी लैंग्वेज। क्या आपका प्रोग्राम 0 और 1 में लिखा गया है? नो, आपका प्रोग्राम तो लिखा गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब तक ये प्रोग्राम 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक सीपीयू आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। आप तो पता ही होगा आपको, आपके कंप्यूटर का हर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने की जिम्मेदारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की होती है, और सीपीयू डजंट अंडरस्टैंड सोर्स कोड, सीपीयू ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन कोड और बाइनरी कोड। तो आपका प्रोग्रामिंग का स्टेप नंबर 2 होता है अपने लिखे गए सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना,
और शायद आप जानते हो इस स्टेप को कंप्यूटर की दुनिया में बुलाया जाता है कंपाइलेशन। एक डायग्राम दिखाता हूं, समझिएगा कंपाइलेशन शब्द का मतलब। यह है आपके द्वारा सी लैंग्वेज में लिखा गया सोर्स कोड, राइट। ये है आपके कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसे इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है। बट सीपीयू को एक अक्षर आपके कोड का समझ में नहीं आएगा जब तक कि ये कोड कन्वर्ट ना हो जाए 0 और 1 में। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है। उस छोटे से सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर, जो आपके बनाए गए सोर्स कोड को लेता है और उसे सीपीयू के समझ में आने वाले, बार बार जो वर्ड में बोल रहा हूं लिख देता हूं, सीपीयू के समझ में आने वाले मशीन कोड में कर देता है कन्वर्ट। यानी ये कोड लिखा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो कोड आप लिखोगे ये होगा इन द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, और इसे कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। और थोड़ा सा और आपकी नॉलेज बढ़ा दूं, गौर करिएगा, कंपाइलर के जैसे दुनिया में 3 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम होता है कोड का मशीन कोड प्रोड्यूस करना। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। इन तीनों को कलेक्टिवली हम बुलाते हैं ट्रांसलेटर्स। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। इन तीनों को कलेक्टिवली हम बुलाते हैं ट्रांसलेटर्स। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर फिर यहां आपने कंपाइलर क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कौन सी? सी कंटेन्स कंपाइलर, पीएचपी कंटेन्स एन इंटरप्रेटर। अगर ये पीएचपी का लेक्चर होता तो मैं यहां कंपाइलर की जगह पे दिखाता आपको इंटरप्रेटर। और असेंबली लैंग्वेज कंटेन्स समथिंग विच इज कॉल्ड असेंबलर। तो ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर्स हैं। सी में कंपाइलर है, इसलिए डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूं कंपाइलर। तो हमारा प्रोग्रामिंग का सेकेंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। और कौन करता है ये काम? फटाफट बताइए। ये काम करता है कंपाइलर। हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड। क्या लेता है? सोर्स कोड लेता है, ट्रांसलेट करता है और प्रोड्यूस कर देता है मशीन कोड। और ये मशीन कोड फिर सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि ये मशीन की भाषा में है और सीपीयू को मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है। सीपीयू को समझ में नहीं आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए कन्वर्जन करने का काम करने वाले कंपोनेंट का नाम अपने आप में होता है कंपाइलर। ठीक, इसके बाद आपका आखिरी स्टेप होता है ये जो मशीन कोड बन के तैयार हुआ है, इस मशीन कोड को रन करना, इस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करना, जिससे आपको आपके प्रोग्राम के रिजल्ट्स दिखें। तो हमारा स्टेप नंबर 3 होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द, क्या लिखूं? सोर्स कोड, मशीन कोड? जल्दी जल्दी बताइए। सही सही, मशीन कोड, वेरी गुड। इसका मतलब हम लोग गलत बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में? हाँ, हम लोग कई बार गलत बोलते हैं। हम लोग कई बार ये बोलते हैं ना, हम प्रोग्राम लिखकर प्रोग्राम रन करते हैं। आप टेक्निकली सोचिए, प्रोग्राम रन नहीं होता। प्रोग्राम तो कहलाता है सोर्स कोड, जो रन होता है वो होता है उसका मशीन कोड वर्जन। तो कोई बहुत बाल की खाल निकालने वाले इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हो? आप बोलोगे हाँ कर लेता हूं। बताओ आज तक कौन कौन से प्रोग्राम रन करे? आपका जवाब होगा सर प्रोग्राम रन नहीं करे, प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा प्रोग्राम का करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। तो आपका स्टेप 3 होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। चलिए सुनिए अब आखिरी पार्ट आज के लेक्चर का। अगेन शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने नोटपैड यूज करा है? करा होगा, राइट? बहुत सोच के बोलिएगा, क्या मैं नोटपैड में सी का प्रोग्राम लिख सकता हूं? सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूं बेटा, सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूं। क्या नोटपैड टाइपिंग नहीं करने देता? करने देता है ना, तो मैं तो टाइपिंग की तो बात कर रहा हूं। यस, मैं नोटपैड में प्रोग्राम लिख सकता हूं। लेकिन आपने जैसे मुझे अभी टोका, आप बोल सकते हो सर सिर्फ लिख सकते हैं। नोटपैड के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड कंपाइलेशन, नोटपैड के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो फिर सवाल आता है, तो फिर हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? अगर खाली नोटपैड यूज करेंगे तो ये तीनों स्टेप्स कैसे होंगे? तो याद रखिएगा, ये तीनों स्टेप्स करने के लिए दुनिया का हर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं, आप, हर कोई अपने कंप्यूटर में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डालता है। अगेन आपने उसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं। इस स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम होता है IDE, जिसका फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डेवलपमेंट और E फॉर एनवायरनमेंट। और रटिएगा मत, इसको समझिए, है ना। सबसे पहले मुझे बताइए इंटीग्रेटेड माने?
चलो मैं बताता हूं, इंटीग्रेटेड माने टुगेदर, राइट? वी ऑल इंडियंस आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, एकता। सो इंटीग्रेटेड माने टुगेदर, डेवलपमेंट माने प्रोग्रामिंग, एनवायरमेंट माने सॉफ्टवेयर। सुनिए अब ध्यान से, यानी आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे स्टेप्स को कर देता है इंटीग्रेट। यानी इस एक अकेले सॉफ्टवेयर की बदौलत आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यानी बहुत कम स्टूडेंट्स इस चीज को जानते हैं कि अगर कोई उनसे पूछता है कंप्यूटर में सी कैसे डालते हैं, कंप्यूटर में सी नहीं डालते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए सी का डालते हैं आईडीई। आप मेरे से अगर ये पूछोगे ना, सर मैंने सी का कोर्स ज्वाइन करा है, मुझे अपने कंप्यूटर में सी कैसे डालनी होगी, मैं बोलूंगा आपको सी नहीं डालनी होगी। सी इज अ लैंग्वेज। अगर आप सिर्फ सी डालेंगे आपको सिर्फ मिलेगा कंपाइलर। सिर्फ कंपाइलर से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी, प्रोग्राम कंपाइल करने की फैसिलिटी और एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी सी नहीं देती, ये फैसिलिटी देने का काम करता है आईडीई। आप बताओ, आपने अगर कभी किसी को कोडिंग करते हुए सी में देखा हो तो एक ब्लू कलर की विंडो होती है जिसमें लोग कोड लिखते हैं, उसी विंडो की मैं बात कर रहा हूं। दैट विंडो इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक नॉर्मल बंदा इसको नहीं पहचानता क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और ये हम तभी डालते हैं जब हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं। जावा का अपना आईडी होता है, पीएचपी का अपना आईडी होता है, सी लैंग्वेज का अपना आईडी होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इट्स एसेंशियल कि आप कंप्यूटर में उस लैंग्वेज से रिलेटेड डालें आईडी। अब सुनिए सी लैंग्वेज के पॉपुलर आईडीज के नाम और हम कौन कौन से आईडीज यूज करने वाले हैं। एक टेबल बनाता हूं, उसे नोट डाउन कर लीजिए, काम आपके बहुत आने वाली है टेबल। सी लैंग्वेज के दुनिया में 100 से ज्यादा आईडीज मौजूद हैं। सारे नाम तो हमें लेने नहीं है, तो मैं आपको उन नामों को दिखा रहा हूं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आईडी का नाम और आईडी बनाने वाली कंपनी का नाम सुनिएगा अच्छे से। सी का सबसे पुराना, सबसे पहला बेसिक आईडी, किसी ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखी है तो वो सीखता है यूजिंग द आईडी विच इज कॉल्ड एज टीसी। यही वो आईडी है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, जो ब्लू कलर की आपको देता है एक विंडो। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम होता है बोरलैंड, राइट? अब यहां पर एक डाउट आता है, स्टूडेंट्स यहीं पे मुझे रोककर कई बार एक सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। वो मुझसे पूछते हैं सर बोरलैंड और एक जो आपने लेक्चर की शुरुआत में बताया एटीएनटी, इनमें क्या अंतर है? जवाब सुनिए, एटीएनटी ने सी लैंग्वेज डिजाइन करी है, अच्छे से बोलूं तो सी का कंपाइलर बनाया है। बोरलैंड ने पूरा पूरा आईडीई बनाया है जिसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और जिसमें उसे फाइनली कर सकते हैं रन। तो हम लोग एटीएनटी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बट इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे बोरलैंड का, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है टीसी। एनीवन कैन टेल द फुल फॉर्म? टीसी स्टैंड्स फॉर टर्बो सी। तो हम लोग जो यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज टर्बो सी। ठीक है, अब सुनिए सी का दूसरा बेहद बेहद पॉपुलर आईडी, शायद आपने इसका नाम सुना हो, इट इज कॉल्ड कोड ब्लॉक्स। बनाया बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर है, तो मैं यहां वर्ड लिख दे रहा हूं वेरियस। ठीक है, तीसरा आईडी जो सी में बहुत पॉपुलर है उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। कुछ डाउट आया दिमाग में? नाम देखकर आया होगा अगर फर्स्ट टाइम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सर ये तो सी प्लस प्लस लिखा है आपने। याद रखिएगा सी डबल प्लस सी का सुपरसेट है। अगर कोई आईडी सी डबल प्लस सपोर्ट करता है तो वो 100% सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। जो सी का आईडी होगा वो सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करेगा, डेव सी प्लस प्लस दोनों करता है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम थोड़ा सा खतरनाक है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ब्लडशेड, खून खराबा। चौथा सी का आईडी, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और सी का पांचवा आईडी एक्सकोड के नाम से है। आज एक बार फिर बताइए, आईटी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसके पास? एप्पल के पास। एक्सकोड एप्पल कंपनी का ही आईडीई है। ठीक है, अब हम लोग इस कोर्स के अंदर इन दो आईडीज पे काम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके दो रीजन है। नंबर वन, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? जैसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है।
आपको पे करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को, तो आप इसे यूज कर पाओगे। बट दीज आईडीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक बिगनर के लिए इन आईडीज पे काम करना सबसे ज्यादा आसान होता है। और ये मत सोचिएगा सर ये आईडी कहां से मिलेंगे, मुझे नेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे क्या, कर सकते हैं। बाकी आप 3 लेक्चर रुकिए, मुझे 3 दिन लगेंगे आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझाने में, क्योंकि हम एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा लेक्चर जो मैं लूंगा आपका आज के बाद, तीसरा लेक्चर, उस दिन मैं आपको इन आईडीज को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना और ये जो 3 स्टेप्स आपने थ्योरेटिकली सुने इनको सिस्टम पे परफॉर्म करना बताऊंगा। तो अभी 3 दिन तक कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने हैं। 3 दिन में आपका फर्स्ट प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। देन वील हैव अ प्रैक्टिकल सेशन जिसमें आपको मैं इन आईडीज को दिखाऊंगा भी, और इन्हें कंप्यूटर पे इंस्टॉल और रन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा भी। क्लियर? आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके टाइम शेड्यूल के लिए सर को भेज रहा हूं। ये टाइम सूट हो रहा है? आ जाते हैं आप लोग 4:30 तक, आज 4:45 तक नहीं आए थे आप लोग, तो 4:45 करना है क्या टाइम, या डॉट 4:30 आ जाएंगे? आप 10 वक्त लेट हो गई आज। 4:30 चल रहा है, मैक्सिमम 4:35 है ना, 2 मिनट रुक जाइए। 4:45। चलिए अब एक चीज सुनिए, आप लोग का बैच MWFE चला करेगा मंडे वेनसडे फ्राइडे, और आप लोग सब 4:30 आ जाते हैं सब लोग, तो चालू करवा दो। क्या हो गया?